कुछ ग्रह कुंडली में अच्छी स्थिति में दिखते हैं, फिर भी उनकी दशा का आरंभ बेहद साधारण और कभी कभी तो कष्टदायी होता है, और वही ग्रह दशा के अंतिम वर्षों में या दशा बीत जाने के बाद खुलकर फल देने लगते हैं। अब जहां तक समझ नहीं पाता कि ग्रह यदि अच्छा था तो आरंभ में अच्छा फल क्यों नहीं दिया, और बुरा था तो बाद में इतना कैसे दे गया। आज इसका एक नियम मैं आपको समझाने वाला हूं। नमस्कार प्रिय दर्शकों, नियम यह है कि जन्म कुंडली में जिस भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं उस भाव से तीसरी, छठी, 10वीं और 11वीं राशि में बैठा ग्रह तुरंत फल देने वाला ग्रह नहीं होता है, वह समय के साथ बढ़ता हुआ फल देने वाला ग्रह होता है। क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली में किसी भी ग्रह से अथवा लग्न से तीसरा, छठा, 10वां और 11वां भाव उपचय भाव कहलाता है। अगर आप नए दर्शक हैं तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि यह उपचय भाव होता क्या है। तो मैं लग्न से पहले समझाता हूं कि लग्न से तीसरा, छठा, 10वां और 11वां ये चार भाव शास्त्र में उपचय कहलाते हैं। उपचय शब्द का अर्थ है वृद्धि, संचय और बढ़ना। शास्त्र का नियम है कि इन भावों का जो फल है वो आयु के साथ, यानी आपकी आयु के साथ, समय के साथ बढ़ता चला जाता है। और दूसरा प्रसिद्ध नियम है कि पापक ग्रह इन्हीं उपचय भावों में, यानी तीसरे, छठवें, 10वें, 11वें में जो पापक ग्रह हैं, शनि, मंगल, राहु, बैठ करके अत्यंत बली हो जाते हैं और शुभ फल देने लगते हैं। अब यह समझिए कि ऐसा क्यों होता है। तो तीसरा भाव पराक्रम का है, छठा सेवा का, प्रतिस्पर्धा का और शत्रु से निपटने का, 10वां कर्म का, 11वां लाभ का। चारों को जरा ध्यान से देखिए, चारों कमाई के क्षेत्र हैं। असल में पराक्रम जन्म से नहीं मिलता है, अभ्यास से बनता है। प्रतिस्पर्धा में विजय पहले दिन नहीं मिलती, टिके रहने से मिलती है। और कर्म का फल और लाभ दोनों जमा होते होते बड़े होते हैं। इसीलिए इन भावों का स्वभाव ही यह है कि यहां फल पहले दिन पूरा नहीं मिलता, जुटे रहने से बढ़ता है। यही उपचय का अर्थ है। आपने उपचय भली भांति समझ लिया, अब आगे बढ़िए। उपचय लग्न से देखा जाता है, लेकिन आज मैं आपको गुरु से उपचय गिन करके बताने वाला हूं। सवाल है गुरु से क्यों? तो जवाब है, शास्त्र की एक प्रचलित रीति है कि हर विषय उसके कारक ग्रह से भी देखा जाता है। माता का सुख देखना हो तो चंद्रमा से चतुर्थ भाव देखा जाना चाहिए। एक तो जन्म कुंडली से चतुर्थ भाव, दूसरा चंद्रमा से भी चतुर्थ भाव। दांपत्य देखना हो तो सप्तम भाव, तो वहीं शुक्र से भी सप्तम भाव से दांपत्य देखा जाता है। यह रीति आप सब जानते हैं। अब प्रश्न यह है कि गुरु किसके कारक हैं? तो गुरु धन के कारक हैं, गुरु विद्या के कारक हैं, गुरु संतान के कारक हैं और गुरु भाग्य के कारक हैं। और कमाल की बात यह है कि क्या आप जानते हैं कि ये जीवन में यही वो सबसे ऐसी चीजें हैं जो समय के साथ बढ़ते चले जाते हैं। गुरु वृद्धि के कारक हैं तो हम सब जानते हैं, लेकिन धन किस लिए होता है? बढ़ने के लिए। बच्चा क्या है? बढ़ेगा। भाग्य क्या है? बढ़ेगा। तो लग्न से उपचय यह बताता है कि देह और परिस्थिति के स्तर पर जीवन का कौन क्षेत्र बढ़ेगा, और गुरु से उपचय यह बताता है कि भाग्य की दृष्टि से कौन कौन वृद्धि के स्थान में बैठे हैं और किस ग्रह का फल समय के साथ बढ़ने वाला है। सिद्धांत आप समझ गए? अब और आगे आइए। अपनी कुंडली में देखिए कि गुरु किस राशि में बैठे हैं। गुरु की राशि को एक यानी लग्न मान करके वहां से गिनिए तीसरी, छठवीं, 10वीं तथा 11वीं राशि। आप चाहें तो कागज पर भी कहीं लिख सकते हैं, और वैसे तो जन्मांक चक्र सामने रख करके इसको देखिए।
गिनती राशियों की होंगी और यहां पर हम गुरु को केंद्र मान करके गिन रहे हैं, लग्न को नहीं। उदाहरण से मैं आपको और समझा देता हूं, अगर आप बिल्कुल नए दर्शक हैं, अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में गुरु 1 नंबर में है यानी मेष राशि में, तो मेष को 1 गिन लीजिए और तीसरी, छठवीं, 10वीं, तो तीसरी राशि मिथुन होगी, छठवीं राशि कन्या होगी, 10वीं मकर और 11वीं कुंभ। दूसरा उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए गुरु आपकी कुंडली में 7 नंबर में बैठे हैं, तो ये तुला राशि हो गई, उसी को 1 नंबर मान लेना है। अब चाहे तो अलग एक चार्ट बना लीजिए, चक्र बना लीजिए। अब वहां से आपको गिनना है, तीसरी राशि धनु होगी, छठवीं राशि मीन होगी, 10वीं कर्क और 11वीं सिंह। अब आपको क्या देखना है? देखना है कि कुंडली के इन 4 राशियों में, यानी गुरु से इन 4 राशियों के भीतर कौन कौन से ग्रह बैठे हैं। आप चाहें तो उनकी सूची बना लीजिए। यह भी संभव है कि आपकी कुंडली में इन राशियों में एक भी ग्रह ना हो, या यह भी हो सकता है कि 3 से 4 ग्रह हो। दोनों स्थितियों को मैं सामान्य नहीं कहूंगा, हम सिद्धांत की बात कर रहे हैं। हो भी सकते हैं ग्रह, नहीं भी हो सकते हैं। गुरु से उपचय भाव में जो भी ग्रह हैं, चूंकि चर्चा नहीं की तो है नहीं, है की है, तो अगर हैं तो आपको समझना है इस सिद्धांत को। ऐसे ग्रह की जो दशा है वो बेहद विचारणीय है। सामान्य अपेक्षा यह रहती है कि ग्रह यदि अच्छा है तो उसकी दशा जो है अच्छी जाएगी, परंतु गुरु से उपचय भाव का जो ग्रह है वो ऐसा नहीं करता। उसकी महादशा का जो पहला भाग है वो श्रम प्रधान जाता है, काम अधिक और दिखने वाला परिणाम कम, और उत्तरार्ध फल प्रधान होता है। इसीलिए कई बार ऐसे दर्शक होते हैं जो कई दशाओं को बीतने के बाद कहते हैं, और उस समय लगता है कि नहीं तो अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन आप कहते हैं नहीं ये तो बड़ा अच्छा जा रहा है। बस यूं समझ लीजिए कि गुरु को मैंने क्या बताया? वृद्धि वाला ग्रह बताया, और हम सब अपने जीवन में वृद्धि ही तो ढूंढ रहे हैं, और उपचय भाव भी वृद्धि को ही प्रदर्शित करता है, आयु के साथ बढ़ता है। अब जो हमने जमा किया वही आगे चलकर के हमको एक साथ कई बार मिलता है, और कई बार पूरी दशा बीत जाए तो गोचर के प्रभाव में हमको मिलता है। कारण वही है जो उपचय का स्वभाव है। अब यहां पर एक बात मेरे पुराने दर्शकों को रोक करके समझा देना चाहता हूं, ताकि आप संशय में न जाएं। आप अगर ये बार बार सुन रहे हैं तो मेरे द्वारा ही मेरे कार्यक्रम में आप सुनते हैं कि किसी भी ग्रह की दशा में उस ग्रह का अंतर अच्छा फल नहीं देता, एक सामान्य तर्क है, लेकिन मैं केवल अंतर की बात नहीं कर रहा हूं। कई बार दशा आगे तक निकल जाती है और उसका प्रभाव नहीं मिलता, तो आप देखिए कि कहीं वो ग्रह आपकी कुंडली में गुरु से उपचय भाव में तो नहीं बैठा हुआ है, क्योंकि गुरु से उपचय भाव में बैठा ग्रह पहले जमा कराएगा, भुगतान बाद में देगा। इस नियम का व्यवहारिक अर्थ में क्या समझना है कि जिन लोगों ने गुरु से उपचय भाव के ग्रह की दशा का आरंभ अगर देखा है, मान लीजिए कि देखा, फल नहीं दिखा और आप निराश हो गए। मान लीजिए कि गुरु से किसी भी ग्रह को ले लीजिए, उदाहरण ले लीजिए कि आपकी कुंडली में गुरु से उपचय भाव में कोई भी शनि ही बैठे हुए हैं, 3, 6, 10, 11 में पापा ग्रह के रूप में शनि। अब दशा उनकी आई और आपने उनका प्रभाव अच्छा नहीं दिखा, हम निराश हो गए और 2-3 वर्ष में हमने काम की दिशा बदल दी। तो क्या है इसका मतलब? जो 2-3 वर्षों में आपने जमा किया था, यह वैसे ही है कि हमने कहीं पैसा जमा करना शुरू किया था, लेकिन बीच में हमारी व्यवस्था नहीं समझ में आई, हमने छोड़ दिया बीच में, तो अपना जो जमा किए थे वो भी लैप्स कर गया। उसको कहते हैं पॉलिसी में कई बार होता है ना कि पॉलिसी हमने ली और पैसा जमा करते करते बीच में हमने छोड़ दिया, तो पता चला पॉलिसी आपकी लैप्स हो गई, आपका पैसा गया। ये वैसे ही है, अभी रिजल्ट तुरंत नहीं आएगा। ये बीमा है, ये पॉलिसी है, धीरे 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 ये बढ़ता जाएगा। कई बार समय बीत जाएगा, दशा का आरंभिक वर्ष सूनापन के साथ निकलेगा, तो घबराइए मत, ये भी फलता की सूचना नहीं है। उपचय का नियम ही यही है, पहला भाग देगा नहीं। तो गुरु से उपचय भाव के ग्रह जिस क्षेत्र के कारक हैं, उस क्षेत्र में नियमित लगातार किया गया प्रयत्न कई बार कई गुना होकर के लौटता है। पर उसके लिए क्या करना है? रुक रुक करके लगातार उसको प्रयत्न करते रहना है, और बीच में ही अगर आप छोड़ देंगे तो प्रयत्न व्यर्थ होगा। उदाहरण से और समझिए, मान लीजिए कि गुरु से उपचय भाव में हम बुध को ले लेते हैं, तो प्रारंभ में तो नहीं दिखेगा, 3, 6, 10, 11 में मान लीजिए गुरु से उपचय भाव में बुध बैठे हैं, तो तुरंत उसका परिणाम तो नहीं दिखा। बुध किस चीज के कारक हैं? वाणी के, लेखा जोखा के, व्यापार के, तो तुरंत उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा समय आगे निकलने पर। मान लीजिए मंगल हैं गुरु से उपचय भाव में बैठे हुए, तो ये साहस के, देह बल के, भूमि से जुड़े ग्रह हैं, ये समय आगे चला जाएगा तब जाकर के रिजल्ट मिलेगा। शुक्र हैं तो कला और संबंध के कारक हैं, शनि है तो सेवा, संगठन और दीर्घ परिश्रम के कारक हैं, सूर्य है तो अधिकार और पद के कारक हैं, चंद्रमा है तो जनसंपर्क के कारक हैं, तो तुरंत इसका प्रभाव नहीं दिखेगा। थोड़ा थोड़ा लगातार आप प्रयत्न करते रहेंगे और तब जाकर के आगे आपको इसका प्रभाव मिलेगा। प्रिय दर्शकों, गुरु से उपचय भाव में
जो ग्रह है वो अत्यंत श्रेष्ठ हो जाता है। फिर से सुनिए, गुरु से उपचय अर्थात 3, 6, 10, 11 में कोई भी ग्रह है वो अत्यंत श्रेष्ठ हो जाता है। बस उपचय का शास्त्रीय मर्म आपको हमेशा याद रखना है। अगर पाप ग्रह है तब तो कहिए मत। संभवतः देवगुरु बृहस्पति से उपचय में यदि कोई पाप ग्रह जैसे शनि, मंगल अथवा राहु हैं तो वो देर से जागेंगे, देर से देंगे, पक्का देंगे। और एक बात ऊपर से जोड़ लीजिए, एक और सिद्धांत आपको थोड़ा समझा देता हूं कि मान लीजिए कि कोई ग्रह गुरु से उपचय में बैठा हुआ है। जैसे जन्म कुंडली के हम लाभ भाव की बात कर लेते हैं। जन्म कुंडली के लाभ भाव को भी उपचय भाव कहा गया है, 3, 6, 10, 11। अब ये लग्न से भी 11वां हो गया। और मान लीजिए कि आपकी कुंडली के 9वें भाव में देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं। अब आपके 11वें भाव में जब पापक ग्रह कोई बैठा है तो वो लग्न से उपचय भाव में हुआ, यानी समय के साथ बढ़ेगा, और गुरु से तीसरे हो गया तो भी ये उपचय हो गया। ऐसा ग्रह तो पूछिए मत, ऐसा ग्रह तो पूछिए मत। एक उदाहरण से आपको मैंने समझाया, और भी किसी भाव में ऐसा हो सकता है। आप कह सकते हैं कि आपकी कुंडली का यह सबसे विश्वसनीय ग्रह हो सकता है। देर से देगा लेकिन जबरदस्त देगा, जबरदस्त देगा। आप चाहें तो एक उदाहरण भी आपको दे सकता हूं। एक कुंडली पर इस सिद्धांत को लागू करके देखिए। मेष लग्न की मान लीजिए कुंडली है और देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में बैठे हुए हैं, यानी कुंडली के चतुर्थ भाव में। तो आपको लग्न किसको मानना है, गिनती कहां से शुरू करनी है, एक नंबर किसको मानना है, उसी चौथे भाव को, कर्क राशि को। अब वहां से तीसरी राशि क्या होगी, तो कर्क सिंह कन्या, कन्या राशि। छठी राशि कहां होगी, धनु राशि। 10वीं राशि कहां होगी, मेष। और 11वीं होगी वृषभ। तो मान लीजिए कि इसी कुंडली में, जिस कुंडली का मैंने उदाहरण दिया मेष लग्न वाला, जहां गुरु कर्क में बैठे हैं, शनिदेव वृषभ राशि में बैठे हुए हैं। शनिदेव कहां बैठे हैं, तो वृषभ राशि। अब वृषभ राशि गुरु से 11वीं राशि हो गई तो शनि उपचय भाव में हो गए। अब अगर जन्म कुंडली से आप देखते हैं तो यह जन्म कुंडली के लाभेश और दशमेश होकर के द्वितीय भाव में बैठ गए शनिदेव, तो ये महाधनी योग भी हो गया, अर्थात कर्म और लाभ के स्वामी। और लग्न से देखा तो वृषभ अर्थात द्वितीय भाव में हो गए। अब इस जातक की कुंडली में जो मेष लग्न का है, शनि की जब दशा आएगी तो ये महाधनी योग है, ये महाधनी योग है। अब जातक ने यह सोच करके रखा हुआ है कि शनि की दशा आएगी, महाधनी योग, जबरदस्त फल मिलेगा। लेकिन शुरुआती वर्ष में परिश्रम खूब, आय धीमी। लेकिन जैसे जैसे शुरुआत में तो लगेगा ये दशा खराब है, महाधनी योग कहां मुझे मिल रहा है, लेकिन यही शनि उत्तरार्ध में देंगे। और कैसा देंगे, तो स्थिर आय देंगे, संचित आय देंगे, टिका हुआ धन देंगे। और केवल शनि की दशा तक नहीं, शनि की दशा बीत जाने के बाद तक के लिए व्यवस्था बना करके जाएंगे। समझ गए। यदि उपचय ग्रहों की सूची अगर आप बना लिए हो अपनी कुंडली में, तो देखिए कि उनकी दशा अथवा अंतरदशा आपके जीवन में बीत चुकी है। अभी आज मान लीजिए खड़े पांव आपको समझ में आ जाएगा कि आपको अगर देव गुरु बृहस्पति से 3, 6, 10, 11 में बैठे कोई ग्रह की कोई दशा बीत चुकी है, और अगर बीती है तो देख लीजिए आजमा करके कि उसका प्रारंभिक कुछ जो दौर था, मैं तो अंतर वाली बात, अगर मैं सिद्धांत जो कहा करता हूं कि उस भाव किसी भी ग्रह की दशा में उस ग्रह का अंतर ठीक फल नहीं देता है, तो उस वाले टाइम को निकाल दीजिए, उसके बाद वाले टाइम को भी देख लीजिए। अगर उसने अच्छा फल नहीं दिया है तो भी मैं दावा करता हूं बाद में उसने जबरदस्त अच्छा फल दिया होगा। इसका मतलब है ये सिद्धांत आप समझ गए, आपकी कुंडली पर यह लागू हो रहा है। ये सिद्धांत जबरदस्त है, लागू तो होगा ही। प्रिय दर्शकों, कुछ ऐसे अपवाद भी कहे गए हैं, कुछ ऐसे अपवाद भी कहे गए हैं जहां पर उपचय का फल नहीं मिल पाता है। वो क्या है, तो अगर आपकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति ही अगर कमजोर हो, देवगुरु बृहस्पति ही कमजोर हो, जिस जगह को, जिस पौधे को हम केंद्र बिंदु मान करके उसकी छाया देख रहे हैं, अगर वो पौधा ही ठूठ हो, सूखा हुआ, उसमें पत्ते ही नहीं हो, तो कोई मतलब नहीं आएगा। एक नंबर 2, उपचय भाव के जो ग्रह हैं, यानी 3, 6, 10, 11 में जो ग्रह हैं, अगर वो कमजोर हो, तब नीच के हों, सूर्य के करीब आकर के अस्त हों, या पाप मध्यत्व में हों, कहने का तात्पर्य अगर वो ग्रह कमजोर हो, तब आपने ये तो जान लिया ना कि मैंने हर ग्रह के बारे में ये बताया कि उनका जो भी कारकत्व है वो धीरे धीरे बढ़ेगा और जम करके आपको मिलेगा। और मान लीजिए अगर वो ग्रह ही कमजोर है तब, तो ये अपवाद है। ऐसी स्थिति में उपचय का जो परिणाम है वो उतना बेहतर नहीं मिल पाएगा। ये दोनों ही स्थिति में लागू होगी, गुरु पीड़ित है तब भी, और उपचय के जो ग्रह हैं अगर वो पीड़ित हैं तब भी। ये ऐसे भी समझ लीजिए, मान लीजिए कि मैंने गुरु को देखा, गुरु से 3, 6, 10, 11 सभी भावों में ग्रह बैठे हैं, उसमें से 3 ग्रह कमजोर है पर एक बहुत मजबूत है, तो हमें उसी एक को पकड़ना है। वही ग्रह अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा
जब जब वो आएगा थोड़ा देर से देगा, जबरदस्त देगा और विश्वसनीय तरीके से देगा। उस पर आप भरोसा कर सकते हैं। और अंत में फिर से एक बार इस सिद्धांत को दोहरा देता हूं ताकि आपको कंठस्थ हो जाए। इस सिद्धांत काम का है। गुरु से 3, 6, 10 और 11 इन भावों में बैठा ग्रह समय के साथ बलवान होता जाता है और उसकी दशा का पहला जो भाग है वो जमा करने का है, दूसरा भाग पाने का है। और फल की शर्त उस ग्रह के क्षेत्र में सतत प्रयत्न है। अगर आप चाहते हैं कि फल मिले तो बस एक ही सिद्धांत है कि करके छोड़ के भाग नहीं जाना है। मिलेगा फल, पक्का मिलेगा, देर से मिलेगा पर पक्का मिलेगा। आशा करता हूं गुरु उपचय भाव का इस सिद्धांत आपने जुबानी याद कर लिया होगा। आज के लिए बस इतना ही। एक बार में न समझ में आए तो 2 बार वीडियो को देखिए और पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।